हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है शिक्षण व्यवसाय या टीचिंग प्रोफेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी हमारे साथी बीएड, एमएड या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आप लोगों की समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी लाभ मिल सके जो दूर दराज से हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ताकि उनमें एक नई आशा की किरण जागृत हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में शिक्षण क्या है, टीचिंग प्रोफेशन क्या है। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, टीचिंग प्रोफेशन या शिक्षण व्यवसाय है ना। इसको यदि हम डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो टीचिंग, दूसरा प्रोफेशन। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, रोजगार। तो कहने का मतलब शिक्षण क्या है, एक व्यवसाय के रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें पहले भी दिया हुआ है कि प्राचीन काल में अध्यापन या शिक्षण कार्य को एक सेवा के रूप में देखा जाता था। क्या? जब ज्ञान दान को एक परम पवित्र और महत्वपूर्ण सामाजिक हित के कार्य के रूप में स्वीकृति दी जाती थी, है ना। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, आज के समय में शिक्षण, ज्ञान देना, छात्रों में नई आशा की किरण जागृत करना और उन्हें विभिन्न कौशलों में विभक्त करना, विभिन्न कौशलों में निपुण करना, ताकि उनके ज्ञान में एक नई किरण आ सके। देखिए साथियों, शब्दों में दिया है टीचिंग प्रोफेशन, दो शब्दों से मिलकर बना है। टीचिंग प्लस प्रोफेशन से मिलकर बना है। टीचिंग का अर्थ शिक्षण से है तथा प्रोफेशन से तात्पर्य पेशे या व्यवसाय से है। अब देख लेते हैं व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय जैसे कि हम लोग रोजगार करते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, सब्जी बेचता है ना, कोई कॉपी किताबें बेचता है, कोई व्यापारी बहुत बड़ा है, कोई थोक है ना, कोई फुटकर है। कहने का मतलब इसी प्रकार से एक व्यवसाय का मतलब होता है निस्वार्थ रूप से सेवा करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है, शिक्षण में निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। उसके बदले जो विद्यार्थियों में निपुणता आती है, अर्थात जो वो कौशल अर्जित करते हैं, वही उसका होता है। जैसे टीचर कहते हैं ना, टीचर एक मोमबत्ती के समान होता है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार बालकों में जैसे जैसे उनके ज्ञान में एक नई किरण आती है, उनके पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ करके उनके ज्ञान को और विस्तृत कर देता है जब शिक्षक, तभी उसे खुशी होती है। चलिए अब जानते हैं वास्तव में व्यवसाय के गुण। टीचिंग प्रोफेशन शिक्षण व्यवसाय है, तो इन दोनों को थोड़ा हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, फिर इसमें हम अंतर करेंगे, अंत करके फिर कोरिलेशन करेंगे, यानी कि सहसंबंध ज्ञात करेंगे। तब जाके पता होगा कि वास्तव में शिक्षण व्यवसाय क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्यवसाय है तो व्यवसाय के वास्तव में गुण कुछ होंगे, कुछ उसकी विशेषताएं होंगी, है ना। तो उनको जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको अपने शिक्षण व्यवसाय से जोड़ेंगे। जैसे कि पहला लिबरमैन ने दिया है। लिबरमैन की एक पुस्तक है, मोन्यूमेंटल वर्क टीचिंग एज प्रोफेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका से ये कंटेक्स्ट लिया गया है। उनकी इस पुस्तक में कुछ व्यवसाय के गुण दिए गए हैं, जैसे दीर्घकालिक विशिष्ट प्रशिक्षण। कहने का मतलब बहुत ही लंबे समय तक विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, एक अद्वितीय, निश्चित और आवश्यक समाज सेवा। तीसरा, आचरण संबंधी नियम। चौथा, अपनी सेवाओं के प्रदर्शन में बौद्धिक कार्यों पर बल। अगला, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रूप पर स्वायत्ता। अगला, जवाबदेही। नेक्स्ट है सेवा रूप में कार्य करना, न कि सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए।
ये व्यवसाय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं। जैसे इसमें जवाबदेही दिया है। जवाबदेही का मतलब होता है हम किसी कार्य के प्रति कितना रुझान है, कितना लगन और निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, है ना। वह जो भी हम कार्य करते हैं उसकी हमारी जवाबदेही बनती है। उसके जवाबदेही बनती है कि हमने कार्य किया है तो कैसे किया है, कितनी ईमानदारी से किया है ना। ये सारी हमारी जवाबदेही बनती है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में अध्यापक शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब थोड़ा हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्राचीन काल से अब तक शिक्षण की क्या स्थिति रही है, शिक्षण की ऐतिहासिक क्या रही है, शिक्षण का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन काल में और बौद्ध काल में शिक्षण व्यवसाय कैसा था। क्योंकि प्राचीन काल से ही शिक्षक को एक आदर्श व्यवसाय के रूप में देखा गया है। शिक्षक का यह दायित्व था कि वह अपने विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अध्यापक विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये था प्राचीन और बौद्ध काल में। क्योंकि प्राचीन बौद्ध काल में शिक्षक ही सर्वोपरि था। शिक्षक को एक आदर्श मानते थे, शिक्षक को अपना सब कुछ मानते थे। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में देखते हैं कि शिक्षण व्यवसाय क्या था। प्राचीन काल की तरह ही मध्यकाल में शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था। इस काल में शिक्षा अरबी भाषा में प्रदान की जाती थी तथा शिक्षा को मौलवी कहा जाता था। क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग ही शिक्षक हुआ करते थे। कहते हैं ना, मध्यकाल मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल में ही अरबों ने आक्रमण किया था। तो शिक्षक प्रोफेशन को इस समय भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। शिक्षक को क्या कहते थे? मौलवी कहते थे। और मौलवी को सार्वभौमिक आदर प्राप्त था। जिस प्रकार से वैदिक और बौद्ध काल में शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था, इसी तरह मध्यकाल में भी शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था। अब देख लेते हैं ब्रिटिश काल में शिक्षण व्यवसाय कैसा था। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के समावेश से अध्यापक के स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया। ब्रिटिश काल में शिक्षा शासन के नियंत्रण में थी। शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण, क्रियान्वयन, संशोधन आदि का कार्य शासक वर्ग ही करता था। अंग्रेज भारतीय शिक्षकों को उतना सम्मान नहीं देते थे। शिक्षकों की अपनी प्रशासनिक और अनुदेशनात्मक सत्ता नहीं थी। ये ब्रिटिश काल में शिक्षण व्यवसाय की स्थिति थी। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद शिक्षण व्यवसाय कैसा था। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1948 में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी गई। 1948-49 में जब राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी बहुत ही सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, ताकि उन्हीं सिफारिशों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, नए नए अनुसंधान किए जाएं। अखिल भारतीय स्तर पर अध्यापक के मूल्य कार्यों को महत्व दिया जाए। अध्यापकों की स्थिति में सुधार तथा भविष्य में प्रगति के लिए भी उन्हें अवसर प्राप्त हों, जिससे शिक्षण व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के स्तर में सुधार हो सके। ये स्वतंत्रता बाद के शिक्षण की व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 1953 में बना था और कोठारी आयोग 1964-66। कोठारी आयोग को हम बताना चाहेंगे, कोठारी आयोग को एक और भी नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका गठन 1964 में किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब तक का सबसे बड़ा आयोग यही था, जिसने शिक्षा के सभी स्तरों को बहुत ही गहराई से जांच पड़ताल की, उसकी कमियों को देखा, क्या आवश्यक सुधार होने चाहिए, इसके पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर जीडीपी का 6% खर्च करने की संस्तुति दी थी, ताकि शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। और उसने शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान करने की भी बात की।
बीएड कोर्सेज चलाने की भी सिफारिश की थी। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, जब कभी हम कोठारी आयोग को पढ़ाएंगे विस्तृत में, तब इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इन दोनों आयोगों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके वेतन और सेवा शर्तों में सुधार तथा पुनश्चर्या कार्यक्रमों के विषय में संस्तुतियाँ दी गई, जिससे शिक्षण व्यवसाय को गति मिली। यहाँ पर देखिए, पुनश्चर्या कार्यक्रम, इसका मतलब होता है रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्सेस। 1983 में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग प्रथम और द्वितीय का गठन किया गया। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पहला और दूसरा का गठन कब किया गया? 1983 में। इसमें व्यावसायिक उत्कृष्टता, शिक्षक का स्तर, शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में संस्तुतियाँ दी गईं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक विषय में प्रोत्साहित, संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए गए। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, ये सुझाव दिए गए। ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें भी शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सुझाव दिए। इन सुझावों से शिक्षण व्यवसाय को संवर्धित करने में मदद मिली। देखिए, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षण, ये क्या होता है? सेवा पूर्व मतलब ये होता है सेवा करने से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। इसमें ये होता है सेवा करने से पहले, या हम कोई जैसे कोई नौकरी पाते, नौकरी करने से पहले जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप कैसे काम जाएंगे, वहाँ कैसे काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, सेवारत। सेवारत का मतलब होता है सर्विस में रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना। इससे ये होता है हम अपने नए कार्यों को किस प्रकार से नए सुधार सकें। जब हम सेवा करने जाते हैं, सर्विस करने जाते हैं, तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए जब समय समय पर बीच बीच में प्रशिक्षण होते रहते हैं, तो उससे हमें ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए। दूसरी बात, अपने पुरानी तकनीकों को नई तकनीकों में बदलने का प्रयास किया जाता है। अब देख लेते हैं शिक्षण व्यवसाय। वर्तमान समय में शिक्षण एक प्रोफेशन के रूप में विकसित हुआ है। शिक्षण व्यवसाय में मानव को एक संसाधन एवं राष्ट्रीय नागरिकों के निर्माण संबंधी दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अन्य दूसरे व्यवसायों की तरह ही शिक्षण व्यवसाय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार के ज्ञान को समाहित किया गया है। अब यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण व्यवसाय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक। सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी, सिद्धांतों के रूप में बताना, फिर उसका प्रयोग करके बताना। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जब उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे ज्ञान में स्थायित्व आता है, ज्ञान में एक नई किरण ज्योति होती है, ताकि हमारा ज्ञान और बेहतर हो सके। क्योंकि किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान फिर उसको जब करके सीखते हैं तो उससे हमें दृढ़ता आती है, ज्ञान में और ज़्यादा स्थायित्व आता है, ज्ञान मजबूत होता है, अनुभव आते हैं। यह प्रोफेशन समाज के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं, इच्छाएं, रुचियां बदल रही हैं, वैसे वैसे शिक्षण व्यवसाय में भी नए नए अनुसंधानों, आविष्कारों के द्वारा समाज में आवश्यकता अनुरूप बदलाव आ रहा है। अब देख लेते हैं शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं। स्वायत्त शासी नियामक संस्थाएं या एटोनोमस बॉडी जिन्हें कह सकते हैं, जैसे कौन कौन? एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, है ना। ये सारी क्या हैं? स्वायत्त शासी या एटोनोमस बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज हैं। इनको एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स बनाने के अधिकार हैं, नियम बनाने के अधिकार हैं, नीतियाँ बनाने के अधिकार हैं, पाठ्यपुस्तकें बनाने के अधिकार हैं, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने के अधिकार हैं, पाठचर्या बनाने के अधिकार हैं। इन्हें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं होती है। इनके द्वारा शिक्षकों के विषय वस्तुगत अधिकारों, प्राध्यापकों आदि का चयन, वेतन तथा कार्य एवं मूल्यांकन कार्य का निर्धारण किया जाता है। शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना, जिससे वह अपने ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकें तथा अधिगमकर्ता ज्ञान प्राप्त करके उपयोग एवं दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। शिक्षक के ज्ञान को संवर्धित करने तथा उनमें नवीनता लाने के लिए नए नए शोध पत्र तथा शोध जर्नल उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय में लगातार वृद्धि के लिए ग्रीष्मकालीन कोर्सेस, कार्यशालाएं और सेमिनार आदि का आयोजन कराना। शिक्षकों को व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान होती है।
जिसके कारण वे अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि, सहायक अधिगम सामग्री आदि का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण व्यवसाय समाज द्वारा सम्मानित व्यवसाय है। देखिए, हमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, व्यवसाय में लगातार वृद्धि के लिए ग्रीष्मकालीन कोर्सेज, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि का आयोजन करना। क्योंकि हम जानते हैं जब व्यवसाय में हमें वृद्धि करना है, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, वो व्यवसाय चाहे शिक्षण व्यवसाय हो या कोई भी व्यवसाय हो। शिक्षण व्यवसाय में क्या होता है, तो वृद्धि चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, नवाचार चाहते हैं, तो हमें ग्रीष्मकालीन कोर्सेज, छोटे छोटे प्रशिक्षण और समय समय पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ ये या चर्चाएं, सामूहिक चर्चाएं इत्यादि होना आवश्यक हैं, ताकि हमें अपने ज्ञान में नई नई चीज़ों की जानकारी मिलने में अपडेट रहते हैं, जिसे कहते हैं अद्यतन। जब हम जानकारियों से रूबरू होते हैं, नई नई जानकारियों से अपडेट होते रहते हैं, तभी हम विद्यार्थियों को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। जब हम खुद अपडेट नहीं हैं तो विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे। शिक्षण व्यवसाय के द्वारा शिक्षक, समाज तथा राष्ट्र दोनों की प्रगति में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण व्यवसाय के अपने आचरण संबंधी नियम एवं मूल्य होते हैं। शिक्षण व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों का जन्म होता है, अतः शिक्षण व्यवसाय को अन्य व्यवसाय की जननी भी कहा जाता है। शिक्षण व्यवसाय के द्वारा कुशलताएं, अध्यापक, उपयुक्त दक्षताएं, प्रतिबद्धताएं तथा व्यवहारगत निष्पादन के क्षेत्र विकसित होते हैं। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों के लक्ष्य, उद्देश्य, समस्याएं एक जैसी होती हैं। शिक्षण व्यवसाय के लिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट आया था, देखिए मैं सभी पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं उनको मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँ। जैसे कहा गया है, शिक्षण व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसाय का जन्म होता है, अतः शिक्षण व्यवसाय को अन्य व्यवसाय की जननी कहा जाता है। क्योंकि शिक्षण व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति बहुत सारे बिजनेस कर सकता है, बहुत सारे सोर्सेस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है ना। क्योंकि शिक्षण व्यवसाय में सीखा व्यक्ति, भाई पढ़ लिख कर ही व्यक्ति कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, है ना, कोई उद्यमी, है ना, कुछ ना कुछ बनता है ना। तो शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। इसीलिए कहा गया है शिक्षण क्या है, अन्य व्यवसाय की जननी है। जब हम शिक्षण प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हम दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। बिना शिक्षा के हम कोई भी दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं शिक्षण व्यवसाय के परिमार्जन के क्षेत्र। जैसे संदर्भगत दक्षता, इसमें क्या होता है, अध्यापक को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधी जानकारी को समझ होनी अति आवश्यक है, जिनसे संदर्भ बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में किसी तथ्य या घटना आदि को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। देखिए, संदर्भगत दक्षता का मतलब होता है, जैसे हम आज कोई चीज़ बता रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं, तो हमने ये मैटर किसी बुक से लिया है, नेट से लिया है ना, समाचार पत्रिकाओं से लिया है, दूसरे के लेक्चर सुनने से लिया है। तो ये हमने जो भी पॉइंट लिए हैं, ये कहीं ना कहीं से लिए हैं ना, तो ये हमारे सोर्सेस हो गए, यही हमारा संदर्भ हो गया। तो ये संदर्भ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई बात कहते हैं, फिर उसका संदर्भ बता देते हैं कि हमने ये पुस्तक, इस पुस्तक से, इस पेज से ये पॉइंट लिया है, तो ये प्रमाणिक मानी जाती है, सत्य माने जाते हैं। ये कोई हमारी बनाती चीज़ नहीं, ये पुस्तक से ली गई हैं। तो ये हमारा संदर्भगत दक्षता होते हैं। जैसे हमने कोई काम किया है तो बता दिया कि ये हमने कार्य वहाँ से किया है, वहाँ से लिया है, तो ये प्रमाणित हो गई कि हाँ भाई सत्य है ना। नेक्स्ट पॉइंट होता है संकल्पनात्मक दक्षता। अध्यापक के लिए संकल्पनात्मक दक्षता और अधिगम की संकल्पनाओं से परिचित होना एक और जहां आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर उन पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव के बारे में जानकारी रखना अपेक्षित माना जाता है। इस संकल्पनात्मक क्षमता का मतलब ये होता है किसी चीज़ों के बारे में पूर्व कल्पनाएं प्राप्त कर लेना, अनुभव कर लेना, अनुमान लगा लेना कि वास्तव में ये काम करेंगे तो इसके क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये संकल्पना करना, उसके कॉन्सेप्ट से परिचित होना, इत्यादि चीज़ें होती हैं। विषय वस्तुगत दक्षता मतलब कंटेंट, कंटेंट क्या है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, किसी तत्व को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि या सहायक सामग्री अधिक उपयोगी साबित हो सकती है, ये वही बता सकते हैं जो विषय में दक्ष हो। जैसे साइंस पढ़ाना है तो साइंस के लिए बहुत से मॉडल आते हैं, चार्ट आते हैं। पृथ्वी पढ़ाना है तो पृथ्वी का ग्लोब होता है। तो हमें पृथ्वी पढ़ाना है तो पृथ्वी को पढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी टीएलएम, कौन सी ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक सामग्री यूज करें ताकि बच्चों को आसानी से समझा सकें। इसलिए बच्चा है या तो ग्लोब ले जाएं,
चार्ट बना के ले जाएं या कोई मॉडल ले जाएं, दिखा दें, है ना। ये होता है सहायक सामग्री। तो एक विषय ज्ञाता को ये अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसको बेहतर समझाने के लिए कौन कौन से सहायक सामग्रियाँ या कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। संप्रेषण संबंधी दक्षता, इसका मतलब होता है अपने बात को अच्छे शब्दों में कहना। कोई कठिन शब्द दिया है तो उस कठिन शब्द को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक ही तारतम्य में समझाने का प्रयास करना, ताकि बच्चे सीधी और सरल भाषा में समझ सकें। ये होता है संप्रेषण संबंधी दक्षता, एक कुशल शिक्षक में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप, जैसे चिंतन मनन करना, दैनिक प्रार्थना करना, सभा विचार मंथन करना, है ना, या इस तरह से जो भी अन्य फंक्शन होते रहते हैं वो सारे करना। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना विद्यालय में, है ना, समय समय पर भाषण प्रतियोगिता करा देना, रंगोली प्रतियोगिता करा देना, कोलाज कंपटीशन करा देना इत्यादि से क्या होता है, बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ प्रगति की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण दक्षता। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि एक कुशल शिक्षक वह माना जाता है जो शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री या अधिगम संबंधी सहायक सामग्री का स्वतः निर्माण कर सके। उसे पता होता है कि बच्चे हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए विभिन्न तकनीकों का, विभिन्न सहायक सामग्रियों का निर्माण करना, है ना। जैसे हम पहले बता चुके हैं, पृथ्वी पढ़ानी है तो ग्लोब ले जाएं, जल पढ़ाना तो थोड़ा सा जल ले जाएं, मिट्टी पढ़ाएं थोड़ा सा मिट्टी ले जाएं, है ना। तो पृथ्वी पढ़ानी बताते हैं गोल होती है, तो कैसे होती है हम अंडाकार दिखाते हैं, गेंद दिखाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है साइंस में तो भी बताते हैं कि कैसे क्या होता है ना। तो इस प्रकार से एक कुशल शिक्षक वही माना जाता है जिससे विभिन्न सहायक सामग्रियाँ स्वतः निर्माण करने की क्षमता विकसित होती है। अब देख लेते हैं मूल्यांकन क्षमता। शिक्षा मूल्यांकन को शिक्षण का ही एक अविभाज्य अंग माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन मात्र प्रश्न पत्रों के माध्यम से ही हो यह जरूरी नहीं है। प्रबंधन संबंधी दक्षता, एक कुशल प्रबंधन करने वाला अध्यापक किसी भी स्तर पर हो, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को किसी सामूहिक क्रियाकलाप में संलग्न और प्रेरित करते हुए उनमें सामाजिक दायित्वबोध और सेवा भावना का विकास कर सकता है। ओके दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से आज के लिए इतना रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।